Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. On the show this week, Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Dev. I welcome you on the show. Thank you. My first question to you, sir, is that आपकी सरकार ने अभी पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे हो गए हैं त्रिपुरा की सरकार में, और एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये जो पूरा शिफ्ट है, ये पूरा स्टेट के लोग इस शिफ्ट को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, ये शिफ्ट बहुत पहले ही त्रिपुरा का, जहाँ तक मैं समझता हूँ त्रिपुरा के लोगों को, बहुत पहले से ही पब्लिक तैयार होके बैठी हुई थी. ओके. चेंज करना है और ये बहुत हो गया, आप नया कुछ करना चाहते हैं. लेफ़्ट का एक होता है का एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बना लेता है, लोगों को धमकाना, डराना, भयभीत करना, माहौल बना के रखता है. उस माहौल का जो शिकार हो रहा था त्रिपुरा की जनता. जैसे मेरे को उन्होंने दिल्ली से भेजा, वहाँ काम शुरू की, त्रिपुरा के सब टीम के साथ लेके हमने बूथ तक शुरू किया. ऐसे लोगों को आप दूर से कोई किसी को लगता है जो एकदम झटका से लेफ़्ट से राइट चेंज हो गया. झटका से कुछ नहीं होता. वो पिछले 2.5 साल से हमने पार्टी को अपने टीम के साथ बूथ तक लेके गया. त्रिपुरा में बूथ में काम करता है ऐसा ऑपोजिशन रोल पहले नहीं थी. सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, वो नीचे तक बूथ तक काम करती है. कांग्रेस जो ऑपोजिशन थी वो बूथ तक नहीं काम करती थी. वो इलेक्शन आएगा तब काम करेगा, बूथ कमेटी बनता है. राइट. हमने 2.5 साल पहले से बूथ का काम शुरू किया, और सिर्फ बूथ नहीं, हमने पन्ना प्रमुख बनाया और आई कार्ड दिया. पन्ना प्रमुख के पास आई कार्ड है बीजेपी के. और ये जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं था, ऐसा था ही नहीं. तो हमने बूथ तक गए तो बोले आपके पास लोग कहाँ से मिली, पार्टी का तो जनाधार थी नहीं. 1.25%. कभी भी जनाधार, आप जब जनता के पास जाएंगे तब जनाधार बनती है. जनाधार आपके पास उठ के नहीं आती. हम लोगों ने पूरे टीम के साथ नीचे तक गांव में पहुँचे, हर बूथ को टच किया. और जब भी इनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, तो रात 2 बजे हो, 3 बजे हो, हमारा टीम पहुंच जाते थे. लेकिन इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, जैसे कि कोई भी एक ऑफिस है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो तभी चलती है जब एक वर्क कल्चर कल्टिवेट होता है. मुझे अभी भी याद है, जब भी मैं इसके पहले भी जब त्रिपुरा गई थी, तो एक बहुत ही स्लो, एक बहुत ही ढीला ढाला एक एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट के ऑफिसेज में दिखता था. तो इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर वो आप इसको कितना हद तक चेंज कर पाए? देखिए, ये आपने एकदम सही बात बोला है. वर्क कल्चर एक कम्युनिस्ट पार्टी के कारण से त्रिपुरा में ख़त्म कर दिया था इन लोगों ने. काम नहीं करना वही उनका पैशन है, काम नहीं करो. तो वो अभी 7 महीने का मेरा गवर्नमेंट हुई है, अभी लोग काम करता है और उसमें चेंजेस भी आ रहा है. क्योंकि त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पूरे देश में. छोटा स्टेट है किंतु 4.39% एम्प्लॉयमेंट है उसमें, गवर्नमेंट जॉब में. बाकी प्राइवेट सेक्टर व उस एंटरप्रेन्योरशिप आप छोड़ दीजिए. तो इसमें इतने बड़े सेक्टर होने के बावजूद भी काम नहीं करता. जो वर्क कल्चर नहीं है, वो आपने बोला, वर्क कल्चर अभी त्रिपुरा में हो रहा है. अभी जैसे हमने पहले मुझे याद है लोग 12 बजे ऑफिस आया करते थे और शाम को 4 बजे निकल जाते थे. अभी हमने बायोमेट्रिक लगा दिया. मेरे सेक्रेटरीट में बायोमेट्रिक है. हमने ई स्टैंपिंग कर दिया, ई चालान कर दिया, ई क्लासरूम कर दिया, ई चौपाल कर दिया, उसके बाद ई टेंडरिंग कर दिया, ई पीडीएस सिस्टम कर दिया. तो आपके सब हमने ऑनलाइन कर रहा हूँ. तो जिस कारण से आपको काम करना पड़ेगा. मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ. सीएम डैशबोर्ड है, सीएम मॉनिटरिंग वो है, साइट है. तो कौन से डीएम क्या काम किया आज पूरे दिन, मेरे को शाम तक सब पता चल जाता. मैं देखता हूँ. मेरे सेक्रेटरीट में एक एडिशनल सेक्रेटरी रखा हुआ है, वो पूरे दिन में कौन डीएम क्या है, कौन बीडीओ ने क्या काम किया, कौन सी सेक्रेटरी ने क्या काम किया, पूरा दिन का मैं रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, मैं पूरा खबर लेता, पूरा देखता हूँ. उसके बाद मैं सोता हूँ, इसके पहले नहीं. इसलिए मेरे साथ तो काम करना पड़ेगा. जिसको काम करना नहीं आता वो त्रिपुरा छोड़ सकता है. और मैं विनती करता हूँ आपके माध्यम से भी, जिसको भी काम नहीं करना तो नौकरी छोड़ दे, नहीं तो त्रिपुरा छोड़े. नौकरी किया तो आपको 9:30 बजे आपको ऑफिस में आना पड़ेगा
और जब तक आपकी काम ख़त्म ना हो, 5 बजे कोई टाइम बाउंड नहीं है, जब तक आपके उस दिन का काम ख़त्म नहीं हुई आप जा नहीं सकते। और ये इसके लिए मैं किसी के ऊपर एकदम डंडा लेके बैठा हुआ ऐसा नहीं करता हूँ, मैं इनके सामने अपील करता हूँ। मैं एक एक डिपार्टमेंट के साथ ऐसा भी किया हूँ, जो हमारे डी ग्रुप का एम्प्लॉय है उसको भी मेरे मीटिंग में रखा, डी ग्रुप से लेकर सेक्रेटरी तक, वो सबको मैंने तो वो सुना। हायरार्की सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा है कि सिर्फ सीनियर्स ही आपके साथ बैठेंगे और जूनियर्स नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा काम वर्क कल्चर होती तो मेरे को बैठने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इसलिए बैठता हूँ क्योंकि इनको नीचे तक मान के चलिए, सेक्रेटरी काम कर रहा है, डायरेक्टर काम कर रहा है, अंडर सेक्रेटरी काम कर रहा है, आपको जाके वहाँ सेक्शन ऑफिसर नहीं करेगा, क्लर्क नहीं करेगा, 4th क्लास का एम्प्लॉय नहीं करेगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं इनको अपील करता हूँ, पहला जो आप लोग काम करो, आपके प्रॉब्लम जो मेरे को बताओ, आपके बेटे के लिए क्या चाहिए, बेटी के लिए क्या चाहिए, घर में क्या प्रॉब्लम है हमको बताओ, मैं इसको सॉल्व करूँगा। आपको 7th पे कमीशन देना हमने दे दिया, स्केल चाहिए दे दिया, अभी अलाउंसेस कुछ बाकी है, अलाउंस वो टाइम टू टाइम हो जाता है डीए, तो हम समय के साथ वो भी करेंगे। तो हमने इनको जो प्रॉब्लम है, मेरा ड्यूटी है, मेरे जो एम्प्लॉय है इनके सुख दुख देखना है। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर आप कह रहे हैं कि आप काफ़ी चेंज लेकर आए, तो अब भी चेंज हुआ कुछ जो स्टेट्स में जो पहले से प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उन पे गौर कर लेते हैं थोड़ा एक एक करके। और पहला प्रॉब्लम जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है ड्रग्स का प्रॉब्लम। ड्रग्स एक बहुत रैम्पेंट प्रॉब्लम था और ज़्यादातर जो यूथ्स थे वो कैनबिस और दुनिया भर की जितनी भी ड्रग्स थी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इस ड्रग प्रॉब्लम को, और आपने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात बोली कि त्रिपुरा की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो पंजाब से कहीं ज़्यादा सीरियस है, तो इस ड्रग प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपने इस समय क्या कड़े कदम उठाए हैं? इसका अभी पुलिस को इस मामले में मैंने पूरा खुला छूट दिया के रखा है। जो इस मामले में पुलिस गलती करता है तो पुलिस को भी, बहुत सारी पुलिस ऑफिसर जेल में, आज परसों भी एक जेल में चला गया, मैं यही था दिल्ली में, अरेस्ट कर लिया। तो ये सब पूरा सिस्टम में डाला हुआ था, सब लोग मिलकर उसको एक मैंने एस्टेब्लिश कर लिया। तो आपके कहने का मतलब है जो मानिक सरकार की जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली हैंड्स एंड ग्लव्स थी ड्रग प्रॉब्लम को लेकर? इसमें आज मेरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है। जो त्रिपुरा में अभी आज तक 55,000 किलो गांजा मैंने सीज किया है। गांजा का जो छोटे छोटे पौधे होते, शिदलिंग, वो कम से कम 5 करोड़ हमने ख़त्म किया। फेंसिडल एक कॉफ सिरप जिसको पी के नशा करता है, बांग्लादेश को भी भेजता है, उसको लगभग हमने बंद की। ब्राउन शुगर, हीरोइन, इंजेक्शन, याबा टैबलेट, ये हमने उसको ऊपर भी कड़ाई से कर रहा है। अब इस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, किंतु 80% हमने गिरफ्त में लेकर आया। और इसके पीछे मैं बोल, इसके पीछे देखिए, मैं आज मुख्यमंत्री हूँ ना, लोगों ने बनाया, पार्टी ने मेरे को चुना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके राज्य में कोई गलत काम हो रहा है वो सीएम को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा काम हुआ वो सीएम को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है। किंतु आपके राज्य में 55,000 गांजा मिलता है और मेरे जो पूर्वसूरी उनको पता नहीं है, उनको पूछना चाहिए आप लोगों को। उनको बोले आपने त्रिपुरा को, यहाँ इनके बड़े बड़े नेता जो लोग हैं कम्युनिस्ट के, दिल्ली में बोलता था त्रिपुरा में गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपने भी सुना होगा ये वर्ड, गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो गोल्डन पीरियड तो गांजा का चल रहा था, गोल्डन पीरियड तो फेंसिडल का चल रहा था, माफिया राज का चल रहा था, कैडर राज का चल रहा था। गोल्डन पीरियड का तो दूर दूर कुछ नहीं है। मैंने सत्ता में बैठने के बाद मेरे ऊपर बोझ था 11,500 करोड़ रुपए का लाइबिलिटीज दिया, 1,600 करोड़ रुपए का बजट में घाटती देके गया। और मेरा सरकार आने के बाद बीजेपी IPFT सरकार हिम्मत करके पहली बार त्रिपुरा में हमने ज़ीरो डेफिसिट बजट प्रस्तुत किया। लेकिन विप्लव जी, एक बहुत जो सीरियस प्रॉब्लम है, आपने बहुत कड़े कदम उठाए इन ड्रग पेडलर्स को पकड़ने के लिए। जो पूरा माफिया था ये आपके गिरफ्त में आया, आपने खुद बताया कि करीब 50,000 किलो आपने गांजा और ये सारी चीज़ें पकड़ी हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल स्टेट में होता है जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो वो नेटवर्क यूथ्स के थ्रू और बहुत सारे ऐसे जो भटके हुए जो यंगस्टर्स थे उनके थ्रू भी चल रहा था।
तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको पकड़ना ठीक बात है, लेकिन इन यूथ्स के लिए अब सरकार क्या कर रही है, इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया अब जाएगा? इसको लाने के, जैसे मैं आपको बोला, जो फेंसिडल का जो बिजनेस करता है, जी। जो कप शराब जो इसको नशा करता है, बांग्लादेश में जहाँ बेचता है ज़्यादा, वो कोई कुछ एस्टेब्लिश्ड लोग, वो सामने आपको दिखेगा कोई ठेकेदार है, कोई बिजनेसमैन है और इसके पीछे ये काम करता है, वो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, इनका दूसरा धंधा है, वो खुद उसको पीता भी नहीं। तो ये मैंने 50 रुपये का बोतल वो 400 रुपये में बिकता है। तो एक एक ट्रक फेंसिडल जाता है तो 50 लाख की, 50 लाख में इनको 20 लाख का प्रॉफिट होता है। 10 लाख दे देगा ये सबको, पार्टी बुटी को, 10 लाख इधर पुलिस को दे देगा, ऐसा ये सब करके वो करता था। तो इससे कोई स्टेट का नुकसान नहीं होने वाला, स्टेट के लोग इसमें कोई वो नहीं है। तो ये तो दो स्मगलर है, इनको बेनिफिट हो रहा था, माने ब्लैक मनी बन रहा था, वाइट मनी नहीं बन रहा था, ब्लैक मनी बन रहा था और उससे स्टेट को नुकसान हो रहा था। दूसरा, जो लोग मान के चले गांजा का खेती करता था, गरीब आदमी वो है ये है, तो उसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव, जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री जी ने किसानों का जो इनकम दोगुना करने के लिए 2022 के अंदर बोला और एमएसपी उन्होंने बढ़ा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। त्रिपुरा में हमने अभी टारगेट बनाया, जो हमने एग्रीकल्चर में त्रिपुरा को आगे लेके जाना। तो एग्रीकल्चर में बोलने से तो नहीं होगा, आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो मैंने देखा त्रिपुरा में जो सबसे कम समय में जो मैं त्रिपुरा के किसानों को बेनिफिट दे सकता हूँ, गाँव वालों को दे सकता हूँ, वो है त्रिपुरा से प्रोक्योरमेंट करना एफसीआई के थ्रू, धान, गेहूँ, एवरीथिंग, दाल जो भी वो खरीदना है। ओके। अब जब मैंने हाथ दिया, बोला चलो एफसीआई खरीद के, बोले एफसीआई तो त्रिपुरा में प्रोक्योर करता ही नहीं। हमने क्यों? बोले त्रिपुरा सरकार ने कभी कोशिश नहीं किया और यहाँ मिलिंग चार्ज ज़्यादा है, इसलिए एफसीआई बोलता है हम यहाँ से लेते नहीं, हम पंजाब से लेंगे, आंध्रा से लेंगे, वहाँ से लेंगे, अब त्रिपुरा से लेंगे नहीं। तो हमने जब देखा त्रिपुरा में ईपीडीएस सिस्टम में 2.5 लाख मीट्रिक टन चावल पब्लिक को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, 2 रुपया 13 रुपये वाला जो, और पूरा चावल पंजाब से जाती है। पूरा चावल इतने दूर से 2000 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्टेशन करता है। और तब मैंने रामविलास पासवान जी से आके मिला, तो रामविलास जी मेरे यहाँ से आप एफसीआई से प्रोक्योरमेंट कराइए। तब एफसीआई वाले बोल रहा है नहीं, हमारा तो 20 रुपया मिलिंग चार्ज होता है पर क्विंटल में, पंजाब में, देश में कहीं भी, आपके यहाँ मिलिंग चार्ज 150 रुपया है, तो हम 150 रुपया मिलिंग चार्ज देके नहीं करेंगे। तो हमने बोला तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कितना, पंजाब से ट्रांसपोर्ट प्रति क्विंटल कितना पड़ता है? बोले 200 रुपया। हम बोले 150 रुपया मांगता है, ले रहे हैं, तो 50 रुपया तो आपको बच रहा है। भारत सरकार का फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं डिसेंट्रलाइज करने के कारण से? तो बोले हाँ। तो बोले नहीं, तब भी तो वो तो पॉलिसी है सर, ऐसा तो नहीं। तो रामविलास जी ने बोला भाई पॉलिसी चेंज करो, हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री से भी मिला, उनको बताया, बोले ऐसा ऐसा सर। और रामविलास जी भी पॉजिटिव है। मैं जो आपने ये जो कदम उठाए हैं उससे किसान तो इस समय बहुत सेटिस्फाइड और बहुत संतुष्ट होंगे। लेकिन जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वेस जो पहले के थे उन्होंने भी यही बोला कि जो जॉब्स नहीं हैं, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट था, नॉर्थ ईस्ट, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, जॉब्स की बहुत कमी है वहाँ पर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहाँ नहीं हैं। तो जॉब्स और इंडस्ट्रीज़ को लेकर इस समय आपने क्या कदम उठाए हैं पिछले 7 महीने में? देखिए, मैंने 7 महीना मिला जॉब देना, मतलब आपको जॉब माने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जॉब माने आपको एंटरप्रेन्योरशिप हो, प्राइवेट सेक्टर हो, और एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एनिमल हस्बेंडरी हो, आरडी हो, इसमें से इनको आपको रोजगार देना, यही जॉब है। सरकारी जॉब नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। ऐसे में भी त्रिपुरा में 10 से 15 हज़ार की सरकारी, आप सारी जॉब्स को सरकारी जॉब्स का समाधान आप नहीं समझते हैं कि इससे समाधान? ऐसे में भी त्रिपुरा में हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब है देश के अंदर, हाईएस्ट है। तब भी हमको त्रिपुरा में टीचर चाहिए, बीएड और टेट किया हुआ टीचर चाहिए, जो कि त्रिपुरा में पिछले सरकार रहे तो 10,323 की नौकरी गई है, क्योंकि वो उन्होंने जो क्वालिफिकेशन उनका चाहिए, जो पॉलिसी के हिसाब से एचआरडी की डिपार्टमेंट के, वो उसको इग्नोर करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो 10,323 की नौकरी चली गई। अब उसके जगह पे मेरे को टीचर चाहिए। तो टीचर कौन होगा? बीएड किया हुआ और टेट का। अभी हमने 1,000 के आसपास लिया है। हमको टीचर 15,000 के आसपास चाहिए। 15,000 लोगों को तो जॉब मिलेगी,
वो तो देना ही है। टीचर अब स्कूल है, 5,000 स्कूल है, कॉलेज है, फलना, तो उसमें तो मिलना है आपको, वो लेकिन जाएगी। बाकी एवेन्यूज जॉब्स के कैसे निकलेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जो टीचर्स हैं, आपने कहा कि जो टीचर्स की वैकेंसी है वो मैं रिक्रूट करूंगा, लेकिन उसके अलावा लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं बाकी जॉब्स को लेके? ऑप्शंस में आपको बताता हूँ। एक तो जॉब में और भी होम डिपार्टमेंट में हम 2200 ले रहा हूँ अभी, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में, त्रिपुरा स्टेट राइफल में अभी आएगी। तो जॉब त्रिपुरा में 15-20 हज़ार जॉब मिलेगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये 2-4 साल में मिल जाएगी। ओके। किंतु बाकी हमको सबको रोजगार देना है। इसके लिए क्या है, एक तो मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बोल दिया, 740 करोड़ रुपए किसान के पास जाएगा तो किसान साउंड हो जाएगा फाइनेंशियली। तो किसान साउंड हो गया तो आपका स्टेट को रोजगार मिल गया। एक सेकंड थिंग, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे जो आपके जो वाटरवेज से, जो बंदरगाह से सबसे नज़दीक वाला स्टेट है। आसाम से जो हल्दिया बंदर का डिस्टेंस कितना है, 1220 किलोमीटर। त्रिपुरा से चिटागंग जो बांग्लादेश का बंदरगाह है, बांग्लादेश सरकार ने खोल दिया, आपको जानकारी हो गया। अब वहाँ से मेरे त्रिपुरा का डिस्टेंस सिर्फ 67 किलोमीटर। मेरा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, आप लिख लीजिए। सिर्फ त्रिपुरा नहीं, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट मेरे को लेके 8 स्टेट त्रिपुरा से ही ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गुवाहाटी से अगरतला का डिस्टेंस, त्रिपुरा का कहीं से भी डिस्टेंस 600 किलोमीटर। तो असम के मुख्यमंत्री कलकत्ता के हल्दिया से क्यों ट्रांसपोर्टिंग करेगा, 1200 किलोमीटर का क्यों पैसा देगा? तो बेसिकली त्रिपुरा एक लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने अभी जो त्रिपुरा का जो चिटागंग बंदर से चिटागंग बड़े शिप आ जाएगी, उसके बाद चिटागंग से मेघना नदी में, मैंने आशुगंज तक मेघना नदी में छोटे शिप चलती है। अभी मेघना नदी और त्रिपुरा में गोमती नदी है, वो मिलता है जाके, तो उसको 35 किलोमीटर ड्रेजिंग करने से मेरे त्रिपुरा में शिप चली आएगी। हमने 26 तारीख को नितिन गडकरी जी से बात हुई और उन्होंने कल ही टीम भेज रहे हैं, और युद्धकालीन परिस्थिति में उसको बांग्लादेश सरकार के साथ सिग्नेचर हो चुकी है। वो 35 किलोमीटर 80% पैसा केंद्र सरकार देगी, भारत सरकार देगी, और उसको ड्रेजिंग करके छोटा शिप त्रिपुरा में हमारे अगर मैंने सुनामुरा में लाया जाएगा, त्रिपुरा में लाया जाएगा। तो अपने आप नॉर्थ ईस्ट के पूरे 8 स्टेट का जब वाटर है उसमें कोई भी सामान आता है, वो उसका मान के चलो 1 रुपया पड़ता है ट्रेन में, तो उसमें 10 पैसा पड़ता है। तो वो पूरे सिर्फ त्रिपुरा लाभवान हो गया ना। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है हीरा बनाने का, नॉर्थ ईस्ट को हीरा बनाने का जो रास्ता, वो त्रिपुरा है, चिटगांव बंदर है, और ये 35 किलोमीटर ड्रेजिंग करने के बाद आप देखिए, उसके बाद पूरे त्रिपुरा के कोई बेरोजगार व्यक्ति रह ही नहीं सकता, क्योंकि 8 राज्यों का ट्रांसपोर्टेशन जब मेरे यहाँ से होगा हर चीज़, तो त्रिपुरा में कौन बेरोजगार रहेगा बताइए? कितने लोग बेरोजगार हैं? मैं आपको बोल रहा, त्रिपुरा को मैं 3 साल के अंदर मॉडल स्टेट बनाऊंगा। ये अमित भाई का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, और इस सपना को मेरे सरकार पूरा करेगा ही करेगा, कोई नहीं रोक सकता। आई एम श्योर आप तो बहुत मेहनती चीफ मिनिस्टर हैं, एंड आई एम श्योर ऐसा होगा। लेकिन विप्लव जी, अगर पॉलिटिक्स की अब बात करें, जो पॉलिटिकल कल्चर पूरे स्टेट में चेंज हुआ है, तो जो त्रिपुरा की जो विक्ट्री थी वो ग्लोबली डिस्कस की गई थी कि ये कितना बड़ा लेफ्ट पावर सेंटर शिफ्ट हुआ और उस पर बीजेपी ने राज्य करना शुरू किया। तो इस त्रिपुरा की विक्ट्री का आप क्या इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं और पूरे जनरल इलेक्शंस पे जो कि बहुत जल्दी आने वाला है? देखिए, त्रिपुरा के जो विक्ट्री है, बिल्कुल ये जीत बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और ये जीत त्रिपुरा के जनता का जीत है। त्रिपुरा के जनता को आप एक बार त्रिपुरा आइए, मैं आपको स्वागत करता हूँ, आप घूमिए, आपको समझ में आएगा। त्रिपुरा के लोग पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और मेहनती है और जुनूनी है। जुनूनी ना हो तो एक नहीं कर सकता है। मेरे पास एक विधायक नहीं थे, सीधा 44 सीट, 6 मैंने 0 से लेके, और लेफ्ट से राइट टर्न पूरा। आपको उम्मीद थी कि इस तरह से इतना भयानक टर्न ले लेगा? हाँ, मैंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित भाई इंटरव्यू दिखेगा तो ज़रूर उनको याद आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लास्ट में हमको पूछ रहा था कितना सीट मिलेगी, हमने उनको बोला था
पहले 37, तो उन्होंने बोला और थोड़ा सा कम है, अभी भी नीचे है, 29 के आसपास 28, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो गार्जियन तो ऐसे ही होना चाहिए, वो पहले बच्चे को बोल दे हाँ तुम तो पास हो गए हो तो कम हो जाएगा। और एकदम लास्ट में हमको पूछा था कितना सीट मिलेगी, हमने बोला 49 बताया, 49। तो उन्होंने बोला 49 नहीं, हमदोदा बोल रहा था ना 44 आएगा, 44 आया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहा है अबव 40 तो हो जाएगा। ये हम लोगों को इलेक्शंस के पहले ही 7-8 दिन पहले ऐसे हो गया था। और क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बूथ स्तर तक हमारा बना हुआ था। कम्युनिस्ट को समझ में आया इलेक्शन के 15 दिन पहले, जो बीजेपी हर बूथ में खड़ा है और हर बूथ में हमारा 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 वुमेन, एक 10-10 महिला है, 10-10 यूथ लड़का है, उसको बीजेपी का है, 7 मोर्चा का हमने बना लिया। तो सब इतना बड़ा स्ट्रेंथ बनी हुई इस बूथ में, जिस कारण से जो आपने वोटिंग जो हुई है किसी ने रिगिंग नहीं कर पाया। लेकिन जो एक बात एनालिस्ट हमेशा से बात करते हुए आए कि नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं, स्पेशली त्रिपुरा की, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और बीजेपी कैसे उन पॉकेट्स तक अंदर गई है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि वो क्या संजीवनी बूटी थी जो आप लोगों ने सामने रखी लोगों के, और लोगों को बिल्कुल विश्वास हो गया कि बस अब ये पार्टी है जो हमारे लिए बनी है। ये हमने सामने हमने तो टिकट देते समय भी त्रिपुरा में एक कम्युनिस्ट ने खुद जो बोलता है हम लोग ऐसे नहीं, वो करता है। हमने त्रिपुरा में टिकट देते समय भी जात पात कुछ नहीं देखा, सबका साथ सबका विकास मेरा मंत्र था। इसके सिवा कुछ मेरे भाषण में कहीं भी मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे क्रिश्चियन भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, ये कहीं भी नहीं देखेंगे। सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र भाई मोदी जी का डेवलपमेंट सामने मॉडल रखा और लोगों के सामने बोला और दिखाया। और आप देखिए ना, मेरे यहाँ एससी का 10 रिजर्वेशन सीट है, हमने एससी का 12 कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ मैंने तो ऐसा भी हुआ, एक कैंडिडेट पिनाकी दास चौधरी, उसको हमने कैंडिडेट कल्याणपुर में बना दिया, बाद में पता चला वो एससी है। हमने देखा ही नहीं कौन कास्ट है, क्या है, कुछ नहीं है। हमारा बीजेपी का त्रिपुरा का जो रणकौशल था वो अमित भाई ने तय करके दिया है, बोले इस तरीके से इलेक्शन लड़ना है और इस तरीके से लेके जाना है, और हमारा एजेंडा है लोगों को डेवलपमेंट देना है, लोगों को मुक्ति देना है, और लोग कम से कम जीना सीखे, दबाव में ना रहे। आज आप त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरा के लोग हंसता है, बोले पहले की नहीं हंसता था, बिल्कुल नहीं हंसता था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को देखने के बाद मैं जब चलता हूँ तो छोटे बच्चे खिड़की से ऐसा हाथ दिखाता था तो उसके माँ हाथ दबा लेते थे। तो कोई कम्युनिस्ट का आदमी देख तो नहीं रहे, तब तो घर में आके उनको डांटेगा, उनको पीटेगा, उनको मारेगा। सो बेसिकली बिप्लब देव ने त्रिपुरा के लोगों को हंसना सिखा दिया है। नहीं, ये हंसना बिल्कुल, ये हंसना सिखाया। बिप्लब देव भी हंसते रहते हैं, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी दिशा में चलता है। नरेंद्र मोदी भी लोगों को हंसना मतलब सुखी देखना चाहता है, सुखी ना भवन्तु, उस दिशा में लेके। पहले था दुखी ना भवन्तु त्रिपुरा में, अभी सुखी ना भवन्तु, जो कि भारत का कल्चर हुई सुखी ना भवन्तु। हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। चलिए अब चलते चलते एक छोटा सा सवाल आपके व्यक्तित्व से कर लेते हैं कि जब आपने त्रिपुरा में काम करना शुरू किया, जब आप पूरे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा लोग बिप्लब देव को जानते नहीं थे, और जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि बिप्लब देव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इनका व्यक्तित्व क्या है। और धीरे धीरे आप इतने पॉपुलर हो गए सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल लोगों ने आपको ट्रोल भी करना शुरू किया। तो मीडिया ने कहीं आपको गलत समझा या कैसे हुआ? मतलब टुडे यू आर अ वेरी पॉपुलर फिगर ऑन सोशल मीडिया, एंड व्हेन इट कम्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न चीफ मिनिस्टर्स, आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। देखिए, ये मैं बोलता हूँ, ये पूरा श्रेय आप त्रिपुरा को पब्लिक को देना चाहिए। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी और सर्वोपरि नरेंद्र भाई मोदी जी को। मैं कोई बड़े घर का बेटा नहीं हूँ, मैं आप कभी भी जाएंगे तो मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, और मेरे को रास्ते से उठा के अध्यक्ष बना दिया अमित भाई ने, और उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करने की क्षमता सिर्फ अमित भाई के अंदर ही है। बहुत कम लोगों में ये शक्ति होती है जो एक आदमी को उठा के सीधा लाके प्रदेश अध्यक्ष बना देना, जिसने कभी सरपंच नहीं बना, जिसने कभी मंडल अध्यक्ष नहीं बना,
और उन्होंने सीधा ला के प्रदेश अध्यक्ष बना के उसके नेतृत्व में इलेक्शन में वो चले जाना, और उसके बाद पार्टी जीतने के बाद उन्होंने। तो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है इस समय कितने घंटे आप सोते हैं, कितने घंटे आराम करने का टाइम मिलता है, एक्सरसाइज, आपके फिटनेस चैलेंज वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, तो सब बैलेंस कैसे करते हैं इसको? ये देखिए, मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ, मेरे पिताजी से सीखा हूँ, आपको जो काम दिया जाए उसको आप करने की अंतिम चेष्टा करो, और आपने ये काम इसके कारण से हो नहीं पा रहा है ये शब्द नहीं बोलो, बस उसी में मैं रहता हूँ और उसका रिज़ल्ट आपके सामने दिख रहा है। बाकी मैं, आपने जो मीडिया के बारे में बोला आपको, मैं मीडिया को कि दोस्तों, मेरे त्रिपुरा में सरकार बनी है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मेरा एक भी एमएलए नहीं थे। बाद में तृणमूल कांग्रेस से 6-7 एमएलए हमारे पास आया है इलेक्शन के 4-5 महीने पहले, 4 महीने 3 महीने पहले। मैं सभी समय त्रिपुरा में मीडिया से अपील करता था, लोकल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया तो वहाँ कम ही है, तो अपील किया था आप हमारे साथ दीजिए। मेरे पास विधायक नहीं है, बोलने के लिए मैं असेंबली में बोल नहीं पाता हूँ, आप लोग बोलिए, जो मैं कहता हूँ मेरे पार्टी कहता है, हम लोग काम करना चाह रहे हैं आप लोग। और मीडिया ने भरपूर सपोर्ट किया, मैं आपको बताता हूँ, भरपूर, मैंने 90% मीडिया ने सपोर्ट की। आज त्रिपुरा में इतने बड़े जीत के पीछे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था, त्रिपुरा का बहुत बड़ी रोल थे। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं। पता नहीं ये कब तक मैं रख सकता हूँ, नहीं तो चुप हो जाता हूँ। और मैं मानता हूँ मेरे अंदर सबसे बड़ा शक्ति मेरे को जगाता है, मैं झूठ नहीं बोलता, और किसी के साथ जीवन में मैंने धोखा नहीं किया। और जिसको लगता है मैं पसंद नहीं करता, वो उल्टा सीधा स्मगलर हो, ख़राब आदमी हो, वो है। आदमी ख़राब नहीं होता, उसका सोच ख़राब होती है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, उससे पीछे हट जाता हूँ। आई एम श्योर यू विल डू अ ग्रेट जॉब, और आपके कंधों पे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपको उत्तम त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए वी विश यू ऑल द बेस्ट। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.